हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं डॉक्टर चेतन पॉडकास्ट। आज हम जिस बुक समरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिवायर, चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट। इस बुक समरी में हम देखेंगे कि अपनी पुरानी आदतों को हम कैसे बदल सकते हैं और कैसे उन्हें बदल कर खुद की लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी हैबिट्स यही जिम्मेदार है। जब बात आती है बुरी हैबिट्स के बनने की, आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। अंत में आप उस पर 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोगों की उनकी बुरी हैबिट्स पर जीत पाने में मदद करता है। क्या आप अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दो दिमाग जो साथ में काम नहीं करते, टू ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। जैसे ही आप एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको यह करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। यह हमारे दो दिमागों से आती है जो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा कुछ और। दरअसल हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ। हालांकि इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक सेल्फ वह है जहाँ से हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है, जहाँ हमारे बायस और अजम्पशन होते हैं, यानी कि वो बातें जिन्हें हमने पहले से ही मान लिया है या उनके लिए एक राय बना ली है। यहाँ आपको अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ वो फीलिंग्स भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीज़ों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वह जो भी डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसलिए यह एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। जब आप कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाएं, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह दो अलग अलग बातें कर रहे इन हिस्सों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है कि जितना कि लगता है। बहुत सारी स्टडीज़ में हमें बताती है कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनने लगते हैं। फिर ये कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देता है जो आपको ज़्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के बनने के लिए आपको अपनी नई अच्छी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। जितना ज़्यादा आप अपनी अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिकली करना उतना ही आसान होगा। आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं और इन तरीकों के बारे में जान सकते हैं जिनसे आपको अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स को रोज़ और लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप अपनी बुरी हैबिट्स को बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे। दी ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। जैसा कि पहले बताया है, ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के ही हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ हमसे वह काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशी देता है,
पर बाद में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे बायस, अजम्पशन और कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज की कमी से प्रभावित होकर काम करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, इस बेसिक एग्जाम्पल से जानते हैं। जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल में बाकी बच्चों की तरह दिखें और उनके बीच फिट हो सकें। शुरू में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बाद में आपको नफरत होने लगती है क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। यह समझने के लिए ऑटोमेटिक शेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, उससे पहले हम अपने सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ का कोई मतलब हो। हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल हो सके। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे हम ज़्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, हम उन्हें मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पैराडाइम है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपनी ज़िंदगी में लागू करते रहते हैं। जल्द ही परमानेंट और ना बदलने जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उन लोगों से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को सपोर्ट करते हैं। अक्सर हम उन फैक्ट्स और इवेंट्स को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। इसका मतलब है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसलिए जब आप अगली बार किसी बात को लेकर निराश हों तो इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। सबसे पहले उस बात को लिखें जिसके होने की उम्मीद थी, फिर जो असल में हुआ उसे लिखें, फिर इस बारे में जो भी आपके गलत बिलीव्स यानी सोच रहे हैं उन्हें नोट करें, फिर अपने गलत सोच से निकाले गए नतीजों को लिखें। अंत में जानने की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर रहे थे और क्या अलग कर सकते थे। उदाहरण के लिए आपको अपने स्कूल रिपोर्ट में अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में हुआ क्या कि आप इसे टालते रहे और जिसका परिणाम आपका काम बहुत एवरेज रहा। आपके बायस पैराडाइम ने सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी बना सकते हो। फिर आप ठान लेते हो कि अगली बार जब आपको रिपोर्ट बनानी होगी आप उसे टालेंगे नहीं और उस समय रहते काम करना शुरू कर देंगे। लाल झंडा लहराते हुए, वेविंग द रेड फ्लैग। बच्चे अक्सर रो कर या नखरे दिखाकर अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। वे अपने माता पिता की अटेंशन चाहते हैं और रोना इसे पाने का सबसे असरदार तरीका है। नखरे करना भी एक अच्छा तरीका है अपनी मनपसंद चीज़ पाने का। एडल्ट जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, वे अक्सर अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वह मॉल के बीच में रोने या पैर पटकने लगे, लेकिन वे अटेंशन चाहते हैं। जैसे बुल फाइट में प्लेयर रेड फ्लैग दिखाकर बुल का ध्यान अपनी ओर खींचता है, वैसे एडल्ट लोग भी रेड फ्लैग दिखाते हैं। ऐसी चीज़ करते हैं जिससे दूसरे लोगों का ध्यान उन पर जाता है। जाहिर है यह सब अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें नोटिस करे और उन्हें रोके। आमतौर पर ये लोग जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के जरिए अटेंशन पाना चाहते हैं, इनका बचपन सही परवरिश से नहीं गुजरा होता है। उनके माता पिता ने उन्हें सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं सिखाया होता है, इसलिए वे ऐसी हरकत करते हैं। शायद उनके माता पिता ने उन्हें कभी सही राह नहीं दिखाई होगी और उनके इस बिहेवियर को बढ़ावा दिया होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उनके बचपन में प्यार, गाइडेंस और रिस्पेक्ट की कमी रही, इसीलिए उन्हें लग सकता है कि वे दूसरों से कमतर हैं। वे दूसरे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता। यही निराशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के रूप में बाहर आती है। फिर वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करता है, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें यह करने से मना करेगा। यही एक अच्छे माता पिता करते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता भी है, वे अक्सर उनकी बात नहीं मानते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने के अलावा इन लोगों की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं रहती है। आत्महत्या करना, खुद को चोट पहुंचाना, शराब या ड्रग्स की लत,
ये कुछ बिहेवियर हैं जो अटेंशन पाने वाले लोगों में हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग वेवर्स अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि शायद उन्हें नकार दिया जाएगा। उन्हें पहले भी रिजेक्ट किया गया था जब वे बच्चे थे। अब ऐसा क्या अलग हो जाएगा, इसलिए वे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर लोगों के अटेंशन को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इन रेड फ्लैग वेवर्स को कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि वे जानते हैं कि यह अटेंशन उन्होंने गलत तरीके से पाई है। आप लत के आदी हो, यू आर हुक्ड एडिक्शंस। जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। या तो आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं या फिर एक ख़ास तरीके से बिहेव करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना और अनसेफ सेक्स करना बुरी हैबिट्स में शामिल है। आप एडिक्टेड हैं, यह आपको तब पता चलता है जब आपको वह चीज़ किसी दिन नहीं मिलती। अगर आप उसे करना बंद कर देते हैं तो आपको नींद न आना, गुस्सा और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आप जब मर्जी अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी छोड़ते नहीं। इस तरह आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। सबसे पहली बात, लोगों को किसी चीज़ या बिहेवियर की आदत पड़ती ही क्यों है? शराब जैसी चीज़ों की आदत पड़ने को आसानी से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छा फील कराती है, इसके कारण आप खुल जाते हैं, और जब आप नशे में होते हैं तो आपका टाइम अच्छा बीतता है। जब शराब आपके बॉडी से निकल जाती है, आप चिड़चिड़े और बोर होने लगते हैं, इसलिए आप अच्छा फील करने के लिए ड्रिंक करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना एक बड़ी हेल्प हो सकती है जो खुद इससे लड़ रहे हैं। यह याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी फिर से बना रहे हैं। ऑथर को 12 स्टेप प्रोग्राम की इंस्पिरेशन अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से मिली, जिसमें जैसे पहले भी बताया गया है कि आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड हैं। इस भ्रम को तोड़ दें कि आप कंट्रोल में हैं और कभी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यकीन दिलाएंगे तो आप कभी भी असल में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहें आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है। यह कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। यह मान लें कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे। उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहें कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस न जाएं तो कितना अच्छा होगा। अपने मॉरल्स पर वापस जाएं। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, यह आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना ना बनाएं। ठान लें कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे। उन लोगों से माफ़ी मांगें जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। ये 4th स्टेप से रिलेटेड है और यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। बदले में उनके साथ अपना टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान के साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा फील होगा। इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। माइंडफुल एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। बार बार उस सोच को दोहराएं कि यू कैन फैक्ट इट अनटिल यू मेक इट। अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े और फेमस ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने कभी अभी शुरुआत की है तो आप मीटिंग्स अटेंड करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशें। स्पॉन्सर वो होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वह आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वे आपको सच भी चाहते हैं, वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें। इसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंस को लिखें। अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से यह आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। अंत में प्रैक्टिस करते रहें। बार बार दोहराना ही सबसे ज़रूरी है। बुरी हैबिट ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं।
हर रोज़ अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आपने सीखा कि कैसे आप अपने माइंड पर काबू पाकर और प्रैक्टिस की मदद से खुद को बदल सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।